The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहां पर आपको कोई स्पेक्ट्रा गिवन होता है, उसके बाद आपको स्पेक्ट्रा को रीड कर कर अपने मॉलिक्यूल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोग निकाल सकते हो उसको निकालने की आप लोग कोशिश करते हो। मैंने इस कोर्स में सबसे पहले आपको बताया था कि आखिर आपका ऑफिशियल सिलेबस क्या है CSIR नेट JRF का। उसके बाद मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट मैंने किया था बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से, जहां पर मैंने आपको बताया था कि आखिर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप लोग क्यों पढ़ते हो। उसके बाद मैंने आपके साथ 3 कंडीशन डिस्कस की थी, जो कंडीशंस को आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने वाले हो। मैंने सबसे पहले आपको बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन के बारे में बताया, सिलेक्शन रूल के बारे में बताया और पॉपुलेशन रेशो के बारे में भी बताया। उसके बाद लास्ट क्लास के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आपको कुछ डाउट्स आए बच्चों के, तो सबसे पहले उस डाउट्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जिन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग आप लोग एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हो, आखिर उनके बीच में एनर्जी गैप कितना है, क्योंकि बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन को याद रखते हुए आप लोग एनर्जी गैप को ही देखते हो। तो उस एनर्जी गैप के बारे में बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि आखिर किन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली है स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हुए, जैसे ही कुछ मैथमेटिक्स हो गई या फिर कुछ यूनिट कन्वर्जन हो गए। उन सब चीज़ों की बात करेंगे आज की इस क्लास के अंदर, और साथ ही साथ देखेंगे कि किस मोशन के कोरस्पॉन्डिंग आपको मॉलिक्यूल की किस जानकारी को आप लोग निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 3 of molecular spectroscopy. अभी तक 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहां पर आपको मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, और अगर आपको कोई और चैप्टर स्टार्ट करने हैं तो उनकी प्लेलिस्ट भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। मैंने हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट वहां पर बनाई हुई है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, 3 कंडीशंस मैंने आपको वहां बताया था, जिनको आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने वाले हो। मैंने आपको बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन के बारे में बताया था, सिलेक्शन रूल के बारे में बताया था और पॉपुलेशन रेशो के बारे में भी बताया था, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे जो प्रीवियस ईयरली आपसे CSIR नेट के अंदर, गेट के अंदर या फिर टीफर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। कुछ डाउट्स आए हैं वहां से, तो पहले उन डाउट्स को क्लियर करूंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि हर एक मोशन के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं, अगर इनके अंदर कोई ट्रांजिशन होता है तो उनसे आप लोग मॉलिक्यूल की किन किन जानकारी को निकाल सकते हो। जैसे कि हम आपसे अभी तक कह रहे थे कि आपके पास क्या होगा, कोई भी कोई मोशन होगा, उस मोशन के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी लेवल्स होंगे। उन एनर्जी लेवल्स के अंदर अगर ट्रांजिशन हुआ तो उन ट्रांजिशन के बेस के ऊपर आपके पास ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा जनरेट होता है। तो आखिर जो ट्रांजिशन आपके पास हो रहा है एनर्जी लेवल्स के अंदर, इस ट्रांजिशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जो एनर्जी लेवल्स आपके पास है इनके बीच के गैप क्या है, उस रेंज के बारे में बात करूंगा, और आपको बताऊंगा कि अगर यहां पर ट्रांजिशन हुआ तो आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकल सकती है। अगर वाइब्रेशन मोशन के एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हुआ तो क्या इंफॉर्मेशन निकलेगी, अगर रोटेशन मोशन के एनर्जी लेवल्स के बीच में आपके पास ट्रांजिशन हुआ तो उसकी क्या आपके पास इंफॉर्मेशन निकलेगी। तो हर एक सेपरेटली बात करेंगे कि हर एक मोशन कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच का गैप कितना है, साथ ही साथ अगर वहां पर ट्रांजिशन हुआ तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप लोग वहां से निकाल सकते हो। और आज की क्लास के अंदर ही बात करने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ रहे हो। जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे आने वाले पोर्शन से, उसके अंदर यूनिट कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको जरूरत पड़ने वाली है यूनिट कन्वर्जन की। तो जितनी भी जरूरत पड़ेगी पूरी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूनिट कन्वर्जन की, उसको सारा इकट्ठा पढ़ लेंगे और बाद में उसको अप्लाई करते रहेंगे जहां जहां पर उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो बेसिकली आज इस लेक्चर के अंदर हम अपने आप को तैयार करेंगे कि कैसे आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ना है और किन किन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। 3 कंडीशंस थी, उसका ध्यान रखना है। यूनिट कन्वर्जन जो बताऊंगा वो आपको दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, और किस स्पेक्ट्रा से आप लोग क्या इंफॉर्मेशन निकालोगे वो भी आपको पता होनी चाहिए। कैसे निकालोगे उन सब चीजों की बात करेंगे जब हम लोग सेपरेटली उनको अलग से पढ़ेंगे। आज बात करेंगे कि किन किन मोशन कोरस्पॉन्डिंग आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को एटलीस्ट निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आए हुए थे वहां पर मेरे पास 2 डाउट्स थे, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अगर आपने अभी तक इन क्वेश्चंस को कर नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग कर देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस काफी इजी थे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के थे, और इनके अलावा भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक के ऊपर से। मैंने आपको कुछ 5-6 क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम के अंदर
अंदर आते रहते हैं। तो जो पहला डाउट था वो था क्वेश्चन नंबर 2 का। एक बार मैं क्वेश्चन को यहां पर दोबारा से पढ़ देता हूं। क्वेश्चन आपके सामने है, द टेम्परेचर एट विच फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल म्यू, द टेम्परेचर एट विच द पॉपुलेशन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट विल बी हाफ ऑफ दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट इज गिवन बाय। आपको यहां पर टेम्परेचर को निकालना है, तो जो चीजें आपको गिवन है पहले आप लोग उनको लिखना स्टार्ट करो। कैसे अप्रोच करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, राइट। तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है कि आपके पास दो स्टेट है, आपको एक्साइटेड स्टेट गिवन है और आपके पास ग्राउंड स्टेट गिवन है। तो सबसे पहले अपने स्टेट को आप लोग यहां पर ड्रॉ कर लो। आपने क्या किया, आपने दो एनर्जी स्टेट को यहां पर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपने कहा कि ये आपके पास जो वो ग्राउंड स्टेट है, ये आपके पास कैसी है, एक्साइटेड स्टेट है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी पॉपुलेशन हाफ है जितनी ग्राउंड स्टेट के अंदर है। तो मान लीजिए कि ग्राउंड स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो आपके पास क्या है, यानी कि जो इसका n2 n1 है वो कितना आपके पास n है, तो आपके पास सेकंड स्टेट के लिए यानी कि जो n2 है वो कितना हो जाएगा, पास n/2 हो जाएगा। ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था। उसके बाद लास्ट क्लास के अंदर फॉर्मूले को याद किया था। फॉर्मूला आपके सामने क्या था, n2 अपॉन में n1 इज इक्वल टू g2 अपॉन में g1 e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा e अपॉन में kt। ये आपके पास था और मैंने आपको कहा था कि जो डेल्टा e यहां पर है वो आपके पास क्या होगा, इस केस के अंदर e2 माइनस का e1 होगा। तो इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला है। तो आपको यहां पर क्या क्या गिवन है, आपको n2 भी पता है, आपको n1 भी पता है। ऑफ कोर्स जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका n से n कट जाएगा। तो लेट आप लोग कुछ भी करो वो आप बाद में कट जाएगा। तो इसका मतलब आपको n2 और n1 का रेशो पता है, यानी कि ये चीज आपको पता है। g1 g2 क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो आप उसे 1 लेकर चलोगे, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था। तो g1 और g2 यहां पर चाहे आप मत लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के आपके पास 1 है। उसके बाद e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा e अपॉन में kt। उसने क्वेश्चन के अंदर आपको डेल्टा e दिया हुआ है, उसने आपको यहां पर फ्रीक्वेंसी दिया, राइट। यानी कि इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में अगर आपको ट्रांजिशन करना है तो इस फ्रीक्वेंसी की आपको लाइट डालनी पड़ेगी। इसका मतलब आपके पास इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, h इंटू न्यू। ये आपको पता है कहां से, प्लैंक कांस्टेंट से, प्लैंक इक्वेशन से। प्लैंक इक्वेशन आपके पास क्या होती है, E इज इक्वल टू h न्यू इज इक्वल टू h c अपॉन में लैम्डा। और इस इक्वेशन को ध्यान रखिए, इसका बहुत यूज होगा यूनिट कन्वर्जन के अंदर। कैसे आप लोग सेंटीमीटर इनवर्स को जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, उन सब टाइप के कन्वर्जन के लिए आपको प्लैंक इक्वेशन को ही याद रखना है। तो ये इक्वेशन भी आपको सबसे याद होनी चाहिए। और आपके पास यहां पर डेल्टा ई भी निकल कर आ गया कि जो आपका डेल्टा ई है वो आपके पास h न्यू है। तो वैल्यूज को पुट कर दीजिए। n2 बाई n1 आपके पास क्या है, n2 आपके पास है क्या, n2 आपके पास है n/2 और आपके पास नीचे क्या आएगा, n रहेगा इक्वल टू e रेज टू द पावर, ये आपके पास क्या गिवन है, h न्यू गिवन है डिवाइडेड बाय kt। तो ये आपने यहां पर सब चीजों को यहां पर पुट कर दिया है। उसके बाद आपके पास क्या निकल कर आएगा, n से n कट जाएगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, 1/2 इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस h न्यू अपॉन में kt। अब आपको यहां पर एक्सपोनेंशियल काटना है तो डेफिनेटली आपको यहां पर log को लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पर इस वाले पार्ट को मिटा रहा हूं क्योंकि इस ग्राफ का आप लोग अब जहां पर ज्यादा यूज नहीं है। ग्राफ आप लोगों ने बना लिया, किस तरीके से बनाया, क्वेश्चन के अंदर ही आपको सब कुछ गिवन था, आपको कुछ भी बाहर से नहीं पुट करना था। डी जनरली से अगर गिवन नहीं होगी तो आपको उसको 1 लेकर चलना है। इस बात को आपको याद रखना है थ्रू आउट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस को करते वक्त, राइट। तो आपके पास ये चीज आ गई है, 1/2 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस h न्यू अपॉन में kt। दोनों साइड मैंने क्या ले लिया, log ले लिया। आपके पास क्या बन जाएगा, ln 1/2 इज इक्वल टू ln ऑफ e रेज टू द पावर माइनस h न्यू अपॉन में kt। म्यू भी यहां पर आएगा h न्यू अपॉन में kt। तो ln से आप लोग को काट सकते हो तो आपके पास बन जाएगा माइनस का h न्यू अपॉन में kt इज इक्वल टू ln ऑफ 1/2। और अगर आप लोग यहां पर लोगरिथम की प्रॉपर्टी का यूज करोगे, आपको पता है कि अगर आप लोग log ऑफ a बाय b करते हो, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, माइनस log ऑफ b बाय a भी लिख सकते हो। तो मैंने यहां पर इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। मैं ln 1/2 को माइनस ऑफ ln 2 लिखने वाला हूं। तो मैंने यहां पर इसको क्या लिख दिया, माइनस का ln 2 लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, इस वाले पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को देखिए, नेगेटिव से नेगेटिव मैंने काट दिया और यहां पर आपका टेम्परेचर क्या निकल कर आ जाएगा, टेम्परेचर आपका निकल जाएगा h न्यू अपॉन में ln2 इंटू में k। यहां पर क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसको मैंने kb से भी नोट कर सकता हूं क्योंकि ऑप्शन के अंदर आपको k कैसा है, kb की फॉर्म के अंदर है। तो h न्यू अपॉन ln2 इंटू में kb आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, ऑप्शन बी है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक आते हैं CSIR नेट के अंदर भी और आपके गेट के अंदर भी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास था, इन ए 2 लेवल सिस्टम द रिलेटिव लेवल पॉपुलेशन लोअर रेशो अपर वाज फाउंड टू बी 0.25 रेशो 0.5। द स्पेसिंग बिटवीन द लेवल्स इज 250 k जूल वेयर k इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। आपके पास 2 एनर्जी लेवल है, इस बार उसने क्या कह दिया, एक आपके पास लोअर है, एक आपके पास क्या है, अपर है।
ये आपको गिवन है। उसके बाद आपको ये भी गिवन है कि जो आपका एन लोअर रेशियो अपॉन में, यानी कि एन लोअर अपॉन में एन अपर जो है वो अभी आपको गिवन है। क्या गिवन है वो आपको 0.25 रेशियो 0.5, यानी कि रेशियो आपको पता है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। एनर्जी लेवल जो है वो भी आपको, जो एनर्जी गैप है वो आपको गिवन है 250 के। याद रखिए जो के है कौन सा, ये के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 250 के जूल आपके पास यहाँ पर एनर्जी है। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जो आपके पास एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी जो बीच का गैप होता है वो किस रेंज का होता है। अगर आपने उस कंसेप्ट को समझ लिया तो आप लोग देखते ही बोल दोगे कि भाई एनर्जी गैप तो आपका किलो जूल के अंदर तो नहीं हो सकता, और ये जो के है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, अलग से यहाँ पर स्पेसिफाई भी किया हुआ है। तो क्या क्या चीजें आपको गिवन है, आपको यहां पर दो एनर्जी लेवल गिवन है, दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना गिवन है आपको 250 के, और के यहां पर क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये आपको गिवन है। उसके बाद आपको मान लीजिए इसको मैं क्या बोल रहा हूं N2 बोल रहा हूं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं N1 बोल रहा हूं। N1 आपके पास लोअर है, N2 आपके पास अपर है। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, N1 अपॉन में N2 गिवन है 0.25 डिवाइडेड बाय 0.5, ये आपको N1 अपॉन में N2 भी गिवन है। आपको पता है अपने फॉर्मूले से कि जो आपका N2 अपॉन में N1 होता है ये आपका बराबर होता है G2 अपॉन में G1 e रेज टू द पावर माइनस डेल्टा E अपॉन में KT। अब इस केस के अंदर आपको डिजेनरेसी नहीं गिवन है तो आप लोग उसको क्या लेकर चलोगे, 1 लेकर चलोगे, तो G2 बाय G1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को और नहीं भी लिखोगे तो भी आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। N2 अपॉन N1 आपको गिवन है 0.25 अपॉन में 0.5, यानी कि ये वाली साइड आपको पूरी गिवन है। उसके बाद आपको डेल्टा E जो है वो भी गिवन है, कितना गिवन है 250 के गिवन है। डिवाइड बाय क्या करोगे, इसको KT से डिवाइड करोगे तो K से K आपका यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा e रेज टू द पावर माइनस 250 डिवाइडेड बाय T, और आपके पास इक्वल्स टू में क्या बच गया 0.25 डिवाइडेड बाय 0.5। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन बच गई है, दोनों साइड आपको लॉगरिथम लेना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है और अपने T को जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। अगर अभी भी आपका आंसर नहीं निकल रहा है तो मुझे बता देना, ताकि मैं आपको यहाँ पर इसकी मैथमेटिक्स भी करा दूं। जो आपके पास आंसर आएगा इस केस के अंदर वो आपके पास बी आएगा -250 अपॉन ln2 into में k, ये आपका आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो आप लोग देखिए कि आप लोग इस आंसर तक पहुंच पा रहे हो या फिर नहीं पहुंच पा रहे हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन यहां से भी करा दूं। तो आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका एनर्जी होता है, जो आपके पास एनर्जी गैप है एनर्जी लेवल्स के बीच में, आखिर वो एनर्जी जो गैप है वो किस रेंज का होता है। यानी कि अगर आपके पास जो लेवल्स हैं वो रोटेशन एनर्जी लेवल के हैं तो उनके बीच में गैप किस ऑर्डर का होगा। अगर आपके पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो वाइब्रेशन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग है तो उसके बीच का एनर्जी गैप कितना होगा। तो उन सब चीज़ों की बात करेंगे, और टॉपिक आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी कोरस्पॉन्ड टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। और कौन कौन से मोशन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोशन की, हम लोग बात करते हैं रोटेशन मोशन की, हम लोग बात करते हैं वाइब्रेशन मोशन की। ट्रांसलेशन मोशन की बात नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा आपको। तो वीडियो के अंदर बनी रहिए गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अभी चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूं और आप सिलेबस के अंदर पीछे ना रहें। राइट, तो सबसे पहले लिखा हुआ है मैंने यहां पर बिफोर स्टडीइंग द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशन इन द मॉलिक्यूल वी हैव टू स्टडी द एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। हर एक मोशन के कोरस्पॉन्डिंग पहले आपको एनर्जी लेवल को समझना है, उसके बाद ही आप लोग उनके बीच का ट्रांजिशन होने को भी अच्छे से समझ पाओगे। आप लोग कौन कौन से मोशन को पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक को पढ़ोगे, रोटेशन को पढ़ोगे और वाइब्रेशन को भी पढ़ोगे। आप लोग ट्रांजिशन क्यों नहीं पढ़ोगे उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। वी हैव स्टडीड दीज energy of atoms and molecule for ideal system in quantum mechanics. We will treat various motion of atom and molecule and energy of these motion separately, that is called Born-Oppenheim approximation। यहां से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है Born-Oppenheim approximation से, तो आपको इसको पता होना चाहिए कि आखिर आपके पास Born-Oppenheimer approximation क्या होता है। देखिए हम लोगों ने जितनी भी एनर्जी लेवल से इनके बारे में कहां पढ़ा था, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं, दोनों लेक्चर के अंदर बोला है कि क्वांटम केमिस्ट्री को जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हुए जरूरत पड़े। तो वहां से जो आपके पास एनर्जी के एक्सप्रेशन आए थे उन एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, और उसके हिसाब से हम लोग क्या बनाने वाले हैं, अपने एनर्जी लेवल्स को बनाने वाले हैं, उनके बीच के ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, और उन ट्रांजिशन को होने से आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकल सकती है उनके बारे में बात करेंगे। तो आपने क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मोशन को पढ़ना है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक मॉडल था जो कि आपको पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर गिवन था, जो कि आपके पास हाइड्रोजन एटम था। तो हाइड्रोजन एटम को हमने अलग से पढ़ा है क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ते हुए। उसको पढ़ने के बाद जो आपके पास एनर्जी एक्सप्रेशन आया था वो आपका आया था -e² अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a0 इनटू में z² अपॉन में n², या फिर आप इसको बोल सकते हो -13.6 z² अपॉन में n², या फिर आप इसे बोल सकते हो -RHC अपॉन n² इनटू में z²। यहां पर जो RH क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। तो इनमें से आप लोग कोई सी भी फॉर्म याद कर सकते हो। बेसिक मतलब क्या है कि जो आपका एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -z² अपॉन में n² से। इस तरीके से भी आप लोग इसको याद कर सकते हो। तो हाइड्रोजन एटम मॉडल का यूज किया था हम
लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी लेवल्स थे उनका जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसको निकाला था हमने, आपके पास निकल कर आ गया था E = -e²/8πε0 into z²/n² -13.6 z²/n² RH/hc/n² into z²। इसको आप लोग किसी फॉर्म में याद करो पर आपको याद होना चाहिए। अब यहां से आपको पता है कि आप लोग यहां पर n की वैल्यू को चेंज करते रहोगे, n आपके पास यहां पर क्या है, क्वांटम नंबर है, तो n की वैल्यू को चेंज करोगे आपके पास एनर्जी लेवल्स बनते हुए चले जाएंगे। तो जो आपके पास एनर्जी लेवल्स बनेंगे, इस एनर्जी लेवल के बीच में आखिर ये गैप किस रेंज का होता है, तो वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है 10⁻⁻⁹ जूल पर मॉलिक्यूल के बीच का आपके पास यहां पर गैप होगा इन एनर्जी लेवल के कोरस्पॉन्डिंग, राइट। तो इन एनर्जी लेवल का आपको ऑर्डर एज सच याद नहीं करना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर वो किस रेंज का होता है ताकि आप लोग आगे पढ़ते हुए इन्हें कंपेयर कर सको, राइट। अगर मैं बात करता हूं रोटेशन मोशन की, तो उसको पढ़ने के लिए आपके पास रिजिड रोटर था जिसका यूज कर हम लोगों ने एनर्जी एक्सप्रेशन को निकाला था Bj × J+1। यहां पर जो आपके पास B था क्या था, रोटेशन कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू आपकी बराबर होती है h²/8π² I के बराबर। I यहां पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो एनर्जी एक्सप्रेशन आपको एज इट इज याद होना चाहिए और ये किस ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल यहां पर इसका ऑर्डर होता है। जो आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो आपके पास किस ऑर्डर का होगा, 10⁻⁻23 जूल के ऑर्डर का होगा। उसके बाद वाइब्रेशन मोशन को पढ़ने के लिए आपके पास SHO था, SHO का यूज कर आप लोगों ने क्या निकाला था, एनर्जी एक्सप्रेशन को निकाला था, n+1/2 इंटू में h न्यू था। न्यू की वैल्यू आपके पास किसके बराबर थी, 1/2π√k/μ। म्यू आपका रिड्यूस मास था, k आपका फोर्स कांस्टेंट था। तो ये एक्सप्रेशन भी आप लोगों ने वहां पर निकाल दिया था। और इसके आपके पास जो एनर्जी लेवल्स होते हैं इनके बीच का गैप क्या होता है, आपके पास 10⁻⁻21 जूल पर मॉलिक्यूल होता है। तो ये गैप आपको एज इट इज याद नहीं होना चाहिए, 10⁻⁻19 10⁻⁻23 10⁻⁻21 याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। जो मोटी बात यहां से आपको याद रखनी है वो आपको याद रखनी है कि अगर आपका डेल्टा ई होगा इलेक्ट्रॉनिक मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उसका डेल्टा ई ज्यादा होता है डेल्टा ई वाइब्रेशन से, फिर आपके पास डेल्टा ई रोटेशन आता है और आपका इससे बहुत बहुत छोटा होता है डेल्टा ई ऑफ ट्रांसलेशन। और डेल्टा ई ऑफ ट्रांसलेशन आपके पास इतना छोटा होता है कि उनके बीच का जो गैप है वो आपको अच्छे से दिखता भी नहीं है। हल्की सी एनर्जी डालते हैं आपके पास बहुत सारे ट्रांजिशन यहां पर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्पेक्ट्रा है बहुत ही कॉम्प्लेक्स निकल जाता है, उसको आप लोग पढ़ नहीं सकते हो। तो ट्रांसलेशन मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी लेवल है उनके अंदर अगर ट्रांजिशन हुआ तो आपके पास जो स्पेक्ट्रा जनरेट होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए आप लोग उसको नहीं पढ़ते हो। जो चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका डेल्टा ई था वो ज्यादा होता है, उसके बाद वाइब्रेशन आएगा, उसके बाद रोटेशन आएगा और फिर आपके पास ट्रांसलेशन आएगा। आपको मैंने दिखा दिया है कि किस ऑर्डर का होता है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मोशन है तो 10⁻⁻19, उसके बाद आपके पास आएगा वाइब्रेशन 10⁻⁻21 और उसके बाद आपके पास आएगा रोटेशन 10⁻⁻23। तो इस गैप को भी आपको, इसकी जो रेंज है उसको आप लोग याद कर सकते हो और इसके ऑर्डर को भी आप लोग याद कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपके पास जो कुछ यूनिट कन्वर्जन है उनको आप पढ़ने वाले हो, जिनको आप लोग पूरी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करोगे। और यूनिट कन्वर्जन का बहुत ज्यादा यूज होगा जब भी आप लोग न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने वाले हो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब बात कर लेते हैं जो एनर्जी थी, मैंने आपको बताई थी ट्रांजिशन मोशन कॉरस्पॉन्डिंग आगे उसकी एनर्जी कितनी होती है, तो वो भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है 10⁻⁻34 के ऑर्डर की होती है जूल पर मॉलिक्यूल। आप देख सकते हो यहां पर डिफरेंस ज्यादा नहीं था, 10⁻⁻19 था, 10⁻⁻23 था, 10⁻⁻21 था, लेकिन उसका आपके पास 10⁻⁻34 हो जाती है। तो वो बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती है, उसके बीच का जो गैप है बहुत कम हो जाता है। थोड़ी सी भी लाइट डालोगे तो आपके पास ट्रांजिशन बहुत सारे हो जाएंगे और आपके पास स्पेक्ट्रा बहुत ही कॉम्प्लेक्स निकल कर आता है, इसीलिए आप लोग ट्रांसलेशन मोशन को नहीं पढ़ते हो। तो अब बात करते हैं कुछ यूनिट कन्वर्जन की, जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी जब भी आप लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे, तो आपको यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी और 90% ऑफ द क्वेश्चन के अंदर आपको यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपको पूरे कंसेप्ट आते हैं उसके बाद भी आप लोग आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं समझ में आया। तो इसको मैं यहां पर स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूं, आपको अलग से पढ़ा रहा हूं ताकि आप इनको अलग से याद कर सको और इनको आपको थ्रू आउट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हुए याद करना ही करना है। कुछ 5-6 यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा, आपको वो ऐसा याद होनी चाहिए अगर आप लोग यहां से आगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ना चाहते हो। तो सबसे पहले जो यूनिट कन्वर्जन आपके पास क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इक्वल टू जूल सेकंड स्क्वायर होता है, ये आपको ऐसा याद होना चाहिए। उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि न्यूटन पर मीटर जो है वो आपका क्या होता है, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी आपको ऐसा याद होना चाहिए। याद करने के तरीके हैं, तरीके मैं आपको बता सकता हूं किस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर एक बहुत फेमस इक्वेशन है न्यूटन की, F = ma। अब ये इक्वेशन सबको पता है कि आखिर इस इक्वेशन का मतलब क्या है। F = ma के अंदर F क्या है, m क्या है, a क्या है। आपको पता है कि F यहां पर फोर्स है, m यहां पर मास है और a आपके पास क्या है, एक्सीलरेशन है। और ये बहुत छोटे टर्म है जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, इसको आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हो और आपको इनकी यूनिट्स तो याद होती ही होती है। तो इनकी यूनिट से आप लोग इस यूनिट कन्वर्जन को
को भी याद कर सकते हो। फोर्स में आपके पास क्या होगी, आपके पास यहाँ पर न्यूटन हो जाती है। मास की क्या होगी आपके पास, केजी हो जाएगी। और आपके पास जो एक्सीलरेशन है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की इनटू में टाइम क्या हो जाएगी, सेकंड, यानी कि सेकंड का स्क्वायर। तो आपके यहाँ पर निकल गया जो आपका न्यूटन है वो आपका बराबर हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप लोग याद कर सकते हो F = ma वाली इक्वेशन से। अब इस मीटर को उठाकर इधर ले आओ, आपके पास क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर बन जाएगा केजी अपॉन में सेकंड स्क्वायर के। और आप लोग इसे इसी फॉर्म के अंदर याद करो, न्यूटन पर मीटर = केजी सेकंड स्क्वायर के हिसाब से आप इसको याद करो, क्योंकि आपको ऐसा जरूरत पड़ेगी न्यूटन पर मीटर की जब आप लोग क्या पढ़ोगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ोगे, वहां पर फोर्स कांस्टेंट जो है वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद आपके पास फर्स्ट यूनिट कन्वर्जन है केजी मीटर स्क्वायर = आपके पास क्या है, जूल सेकंड स्क्वायर है। इसको आप लोग किस तरीके से याद कर सकते हो, तो आपको पता है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जो आपका फोर्स होता है, यानी कि जो आपका वर्क डन होता है बराबर होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट माइनस के F dx के बराबर होता है। आपको पता है कि जो वर्क डन है एक तरीका क्या आपके पास एनर्जी की फॉर्म है, यानी कि इसकी यूनिट आपके पास क्या होगी, जूल होगी। उसके बाद आपको पता है कि जो आपका फोर्स है उसकी यूनिट आपके पास क्या होती है, न्यूटन होती है। जो आपका dx है क्या है, डिस्टेंस है, इसकी यूनिट आपके पास क्या होगी, मीटर हो जाएगी। उसके बाद यहां से आपको पता है कि जो आपका न्यूटन है वो बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसकी वैल्यू को उठा के आप लोग यहां पर न्यूटन इनपुट कर दीजिए, आपको जो जूल है वो बराबर किसके हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने कहां रख दिया, न्यूटन की जगह रख दिया। उसके बाद मीटर आपके पास यहां पर था ही, तो आपका जूल बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग इस यूनिट कन्वर्जन को याद कर सकते हो। सेकंड स्क्वायर को इधर ले आओ तो आपके पास क्या बन जाएगा कि आपका जूल सेकंड स्क्वायर है वो केजी इनटू मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो याद करने के लिए आप लोग क्लासिकल फिजिक्स की जो दो फेमस इक्वेशन है उसका यूज कर सकते हो। F = ma, उससे आपको याद हो जाएगा न्यूटन पर मीटर = केजी पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद होगा वर्क डन = माइनस का F dx, तो यहां से आप लोग निकाल सकते हो केजी मीटर स्क्वायर = जूल इनटू में सेकंड स्क्वायर होता है। तो याद जरूर करना है और इसी फॉर्म के अंदर याद करना है, क्योंकि इसी फॉर्म के अंदर आपको आगे जाकर जरूरत पड़ेगी। तो जल्दी जल्दी आप लोग इसको फटाफट से कैलकुलेशन कर लोगे। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आपको याद करनी है वो याद करनी है कि अगर आपको ग्राम पर मोल को केजी पर मॉलिक्यूल में बदलना है, जो कि आपको बदलना पड़ेगा, काफी बार बदलना पड़ेगा, तो आपको 1.67 × 10⁻27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको बताई थी क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते वक्त। मैंने वहां बताया था कि आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जरूरत पड़ेगी और आज इसकी जरूरत पड़ भी रही है। आपको ग्राम पर मोल को अगर कन्वर्ट करना है केजी पर मॉलिक्यूल में, तो आपको 1.67 × 10⁻27 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपको जैसे कि आपको एनर्जी को यहां पर कैलकुलेट कर रहे हो, तो एनर्जी को आप लोग जूल के अंदर भी निकाल सकते हो, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी यूनिट के अंदर भी निकाल सकते हो। तो आपको यहां पर सेंटीमीटर इनवर्स को जूल के अंदर या फिर सेकंड इनवर्स के अंदर या फिर हर्ट्ज के अंदर, इनका कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। इनके कन्वर्जन को याद करने के लिए आप लोग प्लैंक इक्वेशन का आप लोग यहां पर यूज कर सकते हो। प्लैंक इक्वेशन आपके सामने क्या है कि आपका जो ई होता है वो क्या होता है, hν होता है। nu आपके पास क्या होगा, c/λ। तो आपका एनर्जी क्या हो जाता है, hν = hc/λ = hc बार। तो इसका यूज कर आप लोग यहां पर यूनिट कन्वर्जन को पढ़ सकते हो। पहले नंबर कन्वर्जन आपके पास क्या है कि अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स को जूल के अंदर बदलना है तो आपको hc से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास कोई 10 जूल चीज लिखी हुई है और आप लोग सेंटीमीटर इनवर्स में आंसर चाहते हो, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, hc से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में बदलना है तो आपको hc से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये आपको इस इक्वेशन से भी पता चल रहा है। एनर्जी किसके अंदर आती है, जूल के अंदर होती है। यहां पर आपके पास क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स म्यू बार के अंदर है। तो देख लीजिए, अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स को जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको यहां पर hc से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद कुछ यूनिट कन्वर्जन आपके सामने और है। अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स को सेकंड इनवर्स के अंदर चेंज करना है तो उसके लिए भी आप लोग इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो। μ = c/λ = c म्यू बार। म्यू बार की यूनिट आपके पास क्या होगी, सेंटीमीटर इनवर्स होगी। म्यू की क्या होगी, सेकंड इनवर्स होगी। तो यहां से आप लोग देख सकते हो, अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स को सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको c से, यानी कि आपको स्पीड ऑफ लाइट से क्या होगी, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। इससे आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपको सेकंड इनवर्स को जूल के अंदर कन्वर्ट करना है तो उस केस के अंदर आपको s से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसके लिए भी आप लोग प्लैंक इक्वेशन का यूज कर सकते हो। आज मेरा मन था कुछ आपको रिलेशंस और बताने का, आपको यूनिट कन्वर्जन और बताने का, और साथ ही साथ आपको पढ़ाने का कि किस स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या कुछ हो सकता है। लेकिन बाहर अभी शोर मच गया, यानी कि अभी मोटर चल गई है बाहर, तो काफी ज्यादा साउंड में डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसलिए आगे की मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए आप लोग यूनिट कन्वर्जन को याद कीजिए और याद कीजिए कि जो आपके मोशन होता है उनके बीच का एनर्जी लेवल के जो गैप होता है वो आपके पास क्या क्या होता है।
इन कुछ यूनिट कन्वर्जन मैंने यहाँ पर और लिखी हुई है, इनको भी आप लोग यहाँ पर ऐसा याद कर सकते हो। 100 सेंटीमीटर इनवर्स आपके बराबर होता है 11.96 किलो जूल पर मोल के। आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बराबर होता है 96.48 किलो जूल पर मोल के, या फिर 23 किलो कैलोरी पर मोल के। उसके बाद 200 नैनोमीटर आपका लगभग बराबर होता है 6.2 किलो जूल पर मोल के। तो इन यूनिट कन्वर्जन को भी आपको याद करना है, जो मैंने आपको 5-6 बताइए उनको भी याद करना है, कैसे कन्वर्ट करते हो कन्वर्ट करना सीख लो। उसके बाद ये सीख लो कि क्या आप लोग हर एक मोशन जो आपके पास एनर्जी लेवल होते हैं उनके बीच का गैप क्या होता है, अब उनसे क्या इंफॉर्मेशन निकल सकती है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बताने में आपको आज ही वाला था, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन्हीं कंसेप्ट्स को पढ़ते रहिए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे एकेडमी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग में गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज अप्रिशिएबल गाइज। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।